हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। परीक्षा प्रो की टीम 2026 के लिए जो एसओपीएस का एलडीसी एग्जाम है उसकी लाइव क्लासेस की शुरुआत करने जा रही है। 2026 के जो भी एसओपीएस एलडीसी 2026 का जो एग्जाम होगा, जो कि दिसंबर 2026 में होगा, यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से ये 12-13 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। 2 दिन का एग्जाम होता है। 12-13 दिसंबर 2026 को एसओपीएस का एलडीसी 2026 का एग्जाम होगा। इसके लिए परीक्षा प्रो की टीम लाइव क्लासेज की शुरुआत 10 अप्रैल से करने जा रही है। 10 अप्रैल 2026 से डेली लाइव क्लासेज रात को 9 बजे डेली लाइव क्लासेज होंगी, मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहेगा रिवीजन वगैरह के लिए। मंडे टू सैटरडे डेली क्लास होगी। परीक्षा प्रो ऐप पे क्लास होगी, परीक्षा प्रो की वेबसाइट पे क्लास होगी और डेली रात को 9 बजे होगी। क्लासेज करीब 1 घंटे की होती है और उसके बाद जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। ठीक है, तो 10 अप्रैल से लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। परीक्षा प्रो ऐप पे क्लासेज होंगी, वेबसाइट पे क्लासेज होंगी। तो जो लोग जो है कि 10 तारीख से अपनी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, टाइम अभी बचा हुआ है, वो जा करके परीक्षा प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहां जा करके परीक्षा प्रो ऐप पे कोर्स है एसओपीएस का 2026 का, उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि 10 तारीख से जब उनकी क्लासेस शुरू हो तो उनका कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, तो और बाकी कोई और डाउट है, अगर किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है या कोई और भी क्वेरी है किसी की, तो एक मोबाइल नंबर है 8199900765। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो भी प्रॉब्लम है उसको क्वेरी करके इसका जवाब भी हासिल कर सकते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जो है कि उस पर शॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है, तो 10 अप्रैल 2026 से डेली रात को 9 बजे परीक्षा प्रो ऐप पे एसओपीएस एलडीसी 2026 का एग्जाम की तैयारी शुरू कराई जाएगी। डेली लाइव क्लासेज होंगी। अब हम आज के जो ये वीडियो है, जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो उस एग्जाम के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है और पूरा उस एग्जाम का पैटर्न समझने के बाद अगर एक अच्छी प्लानिंग हो जाए तो फिर उससे क्या होता है, एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये करेंगे कि परीक्षा प्रो के ऐप पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, किस किस कोर्सेज की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में बताई जाएगी। एसओपीएस एलडीसी 2026 के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। सिलेबस क्या है ये बताया जाएगा। एसओपीएस का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। और परीक्षा प्रो ऐप पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी या अप्रोच क्या होना चाहिए। और लास्ट में, क्योंकि सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वर्किंग होते हैं, टाइम की बहुत कमी होती है, तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम चीजों को जो है कि इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि परीक्षा प्रो के ऐप पे कौन कौन से कोर्सेज जो है कि शुरू हो रहे हैं 10 अप्रैल से। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि एसओपीएस का जो एलडीसी एग्जाम 2026 का है, इसका बैच शुरू हो रहा है 10 अप्रैल से। इसके अलावा नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का जो है कि बैच शुरू हो रहा है, वो भी 10 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है। वो है नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में कोई भी एसएससी की तैयारी करना चाहे, एएसटो की तैयारी करना चाहे, या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहे, या प्रिंसिपल की तैयारी करना चाहे, वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। या कोई और भी एग्जाम है जिसमें सर्विस रूल आता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आईआईटी वगैरह, इन सब में भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है कि पेपर होता है, वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसमें सर्विस रूल पूछे जाते हैं। तो इसका भी कोर्स परीक्षा प्रो के ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। 10 तारीख से ये बैच भी शुरू हो जाएगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्टल डिपार्टमेंट में
डबल एओ का एग्जाम होता है, ये लोग भी चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर एग्जाम जिसमें सर्विस रूल पूछे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, वो सारा का सारा जो है कि कोर्स परीक्षा प्रो की वेबसाइट पे और परीक्षा प्रो के ऐप पे अवेलेबल है। तो इतने सारे एग्जाम की तैयारी परीक्षा प्रो के द्वारा कराई जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोर देन 90% जो भी कैंडिडेट है वो परीक्षा प्रो की ऐप और वेबसाइट के पे जो कोर्सेज अवेलेबल है उसी से तैयारी कर रहा है। और हर एक एग्जाम में जो मैक्सिमम स्कोर है 90% से ज्यादा सिलेक्शन वो परीक्षा प्रो के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी लोग कोर्स लिए हैं उन्हीं का हो रहा है। ठीक है, चाहे एसओपीएस का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस केवीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जो टॉपर हैं, जो टॉप रैंकर हैं या मैक्सिमम मतलब 90% से ज्यादा जो है कि सिलेक्शन परीक्षा प्रो से हो रहा है। क्योंकि बहुत मेहनत करके कोर्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि आपके एक एक सवाल बन जाए। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम में कोई भी हो, चाहे एसओपीएस का एग्जाम हो, एनबीएस केवीएस में ये सारे एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हो, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट में डबल एओ का या कोई भी दूसरा एग्जाम जहां सर्विस रूल पूछा जाता है, ये सारे कोर्सेज आपको परीक्षा प्रो ऐप पे मौजूद होंगे। आप प्ले स्टोर से जा करके परीक्षा प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां कोर्स की पूरी डिटेल दी हुई है, फी के बारे में बात की गई है। अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे 8199900765 पे व्हाट्सएप करके भी आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन, हम आज के वीडियो में एसओपीएस जो 2026 का एग्जाम है इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। सबसे पहली चीज यही है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। एसओ अगर कोई, जैसे एएसओ होता है वो एग्जाम देके एसओ बन सकता है। ठीक है, कोई पीए है वो भी एग्जाम देके एसओ बन सकता है, और कोई पीए है वो एग्जाम देके पीएस बन सकता है। ठीक है, ये एएसओ एग्जाम देके एसओ बन सकता है, पीए जो है चाहे तो एग्जाम देके एसओ बन सकता है। ठीक है, तो एसओ बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो 5 इयर्स की अप्रूव्ड सर्विस चाहिए होती है, एंड कम से कम 4 अपार कंप्लीट होने चाहिए। ये नॉर्मल एलिजिबिलिटी कंडीशन बनाई गई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय कुछ कारणों से अगर किसी के अपार में डिले है या कोई भी वजह है तो इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा सितंबर के महीने में, तो उस समय जो नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पे फिर से एक वीडियो बना करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये बनाई गई है एसओ ग्रेड के एग्जाम के लिए, वो 5 ईयर की अप्रूव्ड सर्विस और 4 अपार होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखें तो जो सीजीएल के 2020 बैच के, जिन्होंने 2020 का सीजीएल का एग्जाम दिया है, वो 2026 के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जो भी एएसओ या पीए सीजीएल 2020 से सेलेक्ट हुए हैं वो 2026 के एसओ ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। पीए टू पीएस के लिए 3 साल की 3 इयर्स की अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूअस सर्विस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, और इसके आधार पे जो भी लोग एलिजिबल हो रहे हो, जिनको इस साल एग्जाम देना हो, या बहुत सारे लोग हैं जो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं, वो भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं, वो परीक्षा प्रो के ऐप पे जा करके कोर्स को जो है कि इनरोल कर सकते हैं, ताकि 10 तारीख से जब बैच शुरू हो तो जो है कि उनका कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। अब हम अगला चीज देखते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये 2 दिन का एग्जाम होता है, 2 डेज एग्जाम होता है। जो डे 1 को 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों पेपर जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और डे 2 में जो एक पेपर होता है
उसको बोलते हैं पेपर 3 और ये कन्वेंशनल पेपर होता है। मतलब इसमें लिखना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो जो एसओ ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें टोटल 3 पेपर का एग्जाम होता है। पेपर 1 और 2 ऑब्जेक्टिव होगा और पेपर 3 कन्वेंशनल होता है। ठीक है, इसके बाद जो अपार का असेसमेंट होता है, अपार के मार्क्स होते हैं जो 100 मार्क्स का अपार होता है, वो जोड़ करके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और जिसके आधार पर सिलेक्शन होता है। जो ये पेपर 1 होता है इसमें टोटल ये 150 मार्क्स के जो है कि ये पेपर होते हैं जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में भी वही है, 150 मार्क्स का पेपर होगा और इसमें भी 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर 3 जो कन्वेंशनल टाइप का है ये 200 मार्क्स का है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं इसका डिटेल थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, तो देखा जाए तो 3, 2, 5 और ये की टोटल 600 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है। पेपर 1, 2, 3 एंड अपार मिला करके 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके अलावा जो पीए टू पीएस के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये सारे एग्जाम तो देने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ उनको जो है कि शॉर्ट हैंड का भी एग्जाम देना पड़ता है। और ये शॉर्ट हैंड का एग्जाम ये पेपर 1, 2, 3 होने के अगले हफ्ते 10 दिन में ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो जो एसओ के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनको शॉर्ट हैंड का एग्जाम नहीं देना होता है, पीए टू पीएस वालों को शॉर्ट हैंड का एग्जाम देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। पेपर वाइज सिलेबस के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 में सबसे बड़ा और सेगमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। सबसे ज्यादा सवाल आपको 50% क्वेश्चन इसी कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा जो है आरटीआई एक्ट, उसके अलावा एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, उसके अलावा बात करें तो इकोनॉमिक्स एंड स्कीम एंड लास्ट करंट अफेयर्स। पेपर 1 का सिलेबस यही होता है जिसमें 50% क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चन आरटीआई से पूछे जाते हैं। पिछले कई सालों से इससे सवाल बहुत कम आया है। ठीक है, एक दो चार सवाल आ गए हैं तो आ गए। इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है कि यूपीएससी बार बार बढ़ाते जा रहा है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा है, स्कीम के क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा है। मतलब ये सब मिला करके 30 से 40 क्वेश्चन इन सबसे आने लगे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ परीक्षा प्रो के द्वारा कवर किया जाएगा। ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, आरटीआई एक्ट, ये दोनों, इकोनॉमिक्स, स्कीम, करंट अफेयर, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। करंट अफेयर जो है कि पूरा मंथली एक मैगजीन बना करके दी जाती है, जो एसओ के एग्जाम के हिसाब से जो करंट अफेयर्स पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से मैगजीन बना करके दी जाती है और उसका प्रॉपर बस रिवीजन करना पड़ता है ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। और मैक्सिमम क्वेश्चन पिछली बार भी देखा गया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि परीक्षा प्रो की मंथली मैगजीन से कवर हो गए थे। उसको इस बार और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो नहीं करना क्योंकि इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है और इसकी वेटेज के हिसाब से परीक्षा प्रो आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड करेगा। आपको बस आसान भाषा में चीजों को बस पढ़ते जाना है। अब हम आते हैं पेपर 2 के बारे में जो काफी बड़ा है कि पेपर 2 का सिलेबस क्या है। देखिए, पेपर 2 में आता है कंडक्ट रूल, सीसीएस सीसीए रूल जिसमें डिसिप्लिनरी मैटर्स, विजिलेंस मैटर आते हैं, पेंशन रूल, लीव रूल, एलटीसी रूल,
इसके अलावा जीएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल, डीएफपीआर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, एफआरएसआर, सीएसएमओपी मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर एंड टीए रूल्स। इतना बड़ा सिलेबस पेपर 2 का है, काफी बड़ा है। पेपर 2 का सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन पेपर 2 में ही सबसे ज्यादा मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, ये चीज कंडक्ट रूल, सीसीएस सीसीए रूल, पेंशन रूल, लीव एलटीसी, जीएफआर, डीएफपीआर, एफआरएसआर, सीएसएमओपी, टीए रूल, ये सारी चीजें परीक्षा प्रो के ऐप पे आपको लाइव क्लासेज में पढ़ाई जाएंगी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई जाती है। जो स्वामी पब्लिकेशंस की जो बुक है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सारा काम होता है, पेपर भी उसी बुक से बनते हैं। इसीलिए जो मेन बुक है, स्टैंडर्ड बुक, उसी से पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जाए, कुछ भी जो है कि आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सिलेबस रहेगा पेपर 2 का। इसमें अगर वेटेज की बात करें, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन इससे। पेंशन रूल का वेटेज काफी बढ़ गया है, करीब 20 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। लीव एलटीसी दोनों मिला करके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। लीव रूल से करीब 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके एलटीसी से आ जाते हैं। जीएफआर और डीएफपीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 क्वेश्चन दोनों मिला करके इससे आ जाते हैं। एफआरएसआर का वेटेज डे बाय डे यूपीएससी बढ़ाता जा रहा है, करीब 20 क्वेश्चन जो है आपके एफआरएसआर से आते हैं। एमओपी भी फिक्स है कि 20 क्वेश्चन हर बार इससे आते हैं। पिछले कुछ सालों में टीए रूल से क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है कि टीए रूल से आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हर एक एरिया से आते हैं, कोई भी एरिया यूपीएससी छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजों को पढ़ाया जाएगा। अब जो है कि एसओ ग्रेड के जो एग्जाम में एएफएचक्यू वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो एएफएचक्यू कैडर के एएसओ या पीए होते हैं, वो भी एसओ ग्रेड के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, या उनके पीए टू पीएस भी अपीयर हो सकते हैं। इनके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होता है। एएफएचक्यू वालों को जीएफआर और डीएफपीआर ये नहीं पढ़ना होता है, इसकी जगह इनका फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है। ठीक है, इनको फाइनेंशियल रेगुलेशन पढ़ना होता है। इसके अलावा बाकी सिलेबस सब कुछ सेम है, केवल जीएफआर और डीएफपीआर की जगह इनका अपना फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है, ये पढ़ना होता है। साथ ही साथ जो एमईए में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो एएसओ एसओ का एग्जाम देना चाहते हैं या पीए पीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, उनका भी सब कुछ सिलेबस सेम है। जो ये पेपर 2, 1 सब कुछ सेम है, इनको कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ता है। एडिशनल इनका सिलेबस है, वो क्या है? इनका एक रेड बुक होता है एमईए वालों का, ये रेड बुक पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ इनका एक फॉरेन रेगुलेशन होता है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, ये पढ़ना होता है। ये दो चीजें एमईए वालों को एडिशनल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब बाकी इन सारे सिलेबस के साथ साथ ये पढ़ना पड़ता है। एएफएचक्यू कैडर वालों को जीएफआर और डीएफपीआर नहीं पढ़ना, उसके बदले में उनका फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है, वो पढ़ना होता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये है पेपर 2 का सिलेबस। अगर हम पेपर 3 की बात करें, तो ये पूरा कन्वेंशनल पेपर है, सबको देना होता है, चाहे पीए टू पीएस का हो, पीए टू एसओ हो, एएसओ टू एसओ कोई भी हो। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज की एक प्रेसिज राइटिंग आती है, उसके बाद नोटिंग आती है, जिसमें 1 या 2, कई बार एक नोटिंग पूछ लेता है बड़ा सा, कई बार छोटे छोटे 2 पूछ लेता है, और इसके बाद आती है ड्राफ्टिंग। ये अच्छा खासा ड्राफ्टिंग, कम से कम 4 से 5 ड्राफ्टिंग आती है। ठीक है, तो पेपर 3 में प्रेसिज राइटिंग आएगी, नोटिंग आएगा और ड्राफ्टिंग आती है। ये इतनी सारी चीजें होती है, और 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स के। पेपर 3 की भी क्लासेज अलग से होती हैं, पूरा स्ट्रेटजी बताया जाता है कि एक प्रेसिज को लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, कम टाइम में अच्छी प्रेसिज आप कैसे लिख सकते हो, नोटिंग कैसे की जाती है, पूरा एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके नोटिंग बना करके दिखाई जाती है कि नोटिंग इस तरीके से बनती है। ड्राफ्टिंग का भी एक एक ड्राफ्टिंग का पूरा एक एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा आपको, ड्राफ्टिंग को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे एक अच्छा ड्राफ्ट बनाया जाता है, ये सारी चीजें जो है कि पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसका मॉडल बना करके दिखाया जाएगा, प्लस
आपको जो है कि क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप उसका प्रैक्टिस करके शेयर करेंगे, तो उसमें जो भी कमियां हैं उसका फीडबैक दिया जाता है, ताकि प्रैक्टिस करते करते आपका वो चीज जो है कि नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो पेपर 3 की भी प्रॉपर क्लासेज होंगी, प्रॉपर प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसका पूरा फीडबैक दिया जाएगा, ताकि इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाए। ये था पूरा जो है कि सिलेबस पेपर 1, 2 और 3 का। जैसा कि मैंने बताया कि जो पीएस का एग्जाम देने चाहते हैं, उसमें क्या होता है, एडिशनल एक एग्जाम होता है शॉर्टहैंड का, ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो इस बार जो दिसंबर 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, जो है एसओ का 2026 का एग्जाम होगा, और पीए टू पीएस का ये लास्ट 2-3 साल के एग्जाम रुके हुए हैं अभी। इनका 2023, 24, 25, 26 कई सारे एग्जाम रुके हुए हैं। उम्मीद है कि 2026 में एसओ के साथ ही इनके 2-3 साल के एग्जाम एक साथ लिए जाएंगे। तो जो लोग भी पिछले 2-3 सालों के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, सब के सब अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगली बात जो जानना जरूरी है वो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम। एसओपीएस का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इसमें सारी एनर्जी लगा देनी चाहिए? ठीक है, ये चीज देखिए, जो एसओ का प्रमोशन होता है या पीएस का प्रमोशन होता है, दो तरीके से होता है, आपको पता भी होगा। एक होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, एलडीसी जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है रेगुलर प्रमोशन। दो तरीके से प्रमोशन होता है एएसओ का एसओ के पोस्ट पे। एलडीसी एग्जाम जो होता है एवरी मतलब 5 साल की, जैसा कि मैंने बताया कि 5 साल की अप्रूव्ड सर्विस आपकी हो गई तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो 4 साल में मतलब 4 से 5 साल में ही एग्जाम दे देते हैं, किसी कारणवश उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो 5 साल से कम की भी अप्रूव्ड सर्विस पे वो जो है कि एसओ का एग्जाम दे देते हैं, और पास कर लिया तो एसओ बन जाते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप मैक्सिमम 4 से 5 सालों में एसओ बन सकते हैं, एएसओ से एसओ। ठीक है, और पूरा प्रमोशन का चैनल आपको पता है, एएसओ से एसओ होते हैं, एसओ से अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी से डायरेक्टर, डायरेक्टर से जेएस, इस तरीके का एक चैनल बना हुआ है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि सीएसएस कैडर के लोग ये जो एएसओ पे जो ज्वाइन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बना रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। अभी जो है सीएसएस के बहुत सारे ऑफिसर जिन्होंने अच्छे से डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लिया और अच्छे रैंक वगैरह के साथ आए, रिटायरमेंट के समय वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का भी उनको मौका मिला। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम से अगर आप एग्जाम पास कर जाते हो तो एसओ बनने में आपको 4 से 5 साल लगते हैं। लेकिन वही अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, रेगुलर प्रमोशन के जरिए आपका जो है कि अगर प्रमोशन होता है एएसओ से एसओ पे, तो ये 8 से 10 साल लग जाते हैं। 8 साल तो मिनिमम सर्विस की जरूरत होती है रेगुलर प्रमोशन के लिए, लेकिन कभी भी वैकेंसी अवेलेबल न होने की वजह से 8 साल में प्रमोशन होता ही नहीं। करंट सिनेरियो अगर देखा जाए तो 10 साल, 11 साल, 12 साल में लोगों का रेगुलर प्रमोशन हो रहा है। तो एग्जाम्स के जरिए अगर आप पास कर ले रहे हो तो मैक्सिमम 5 साल में बन जा रहे हो। रेगुलर प्रमोशन से आप बन रहे हो तो 10 साल, 11 साल, मतलब यहीं पे अगर आप देख लो तो 5 इयर्स का गैप आपको यही नजर आ जाएगा। मतलब आपका ही कोई बैचमेट है, अगर वो एग्जाम पास कर गया और एक दूसरा आपका साथी है जो एग्जाम पास नहीं कर पाया, दोनों में केवल एसओ बनने में 5 साल का जो है कि सीनियरिटी का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर सीजीएल के एग्जाम में आपका कोई जूनियर है, वो एग्जाम पास कर गया, ठीक है, 5 साल में वो एसओ बन गया, और कोई सीनियर है वो एग्जाम नहीं पास कर पाया, रेगुलर प्रमोशन से बना, तो एसओ जो आपका जूनियर दोस्त है वो एसओ बन जाएगा, और आपसे कम से कम 5 साल वो आगे रहेगा एसओ की पोस्ट पे ही। और आगे जैसे ही अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऊपर जैसे जैसे जाते जाते हैं वैकेंसी कम होती जाती है, क्योंकि आईएएस वगैरह सिविल सर्विस के लोग आने लगते हैं, तो ऊपर प्रमोशन होने में और टाइम लगता है।
तो दो लोग जो एक साथ एएसओ बने हैं, एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लेता है और एक दूसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं पास कर पाता है, रिटायरमेंट के समय इनके अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोशनल बेनिफिट है उसमें कम से कम 10 से 15 साल का डिफरेंस नजर आएगा आपको। मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लेगा, हो सकता है वो रिटायरमेंट के समय ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बन जाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं भी बन पाया तो डायरेक्टर तो 100% श्योर बन जाए। लेकिन जो डिपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, वो उनका डीएस बनना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो 5 साल का गैप यहीं बन गया, आगे ये गैप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए एसओ ग्रेड का जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कैरियर के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो पास हो गए वो बहुत अच्छे से उनका प्रमोशन आगे होता है, जो पास नहीं हो पाते हैं वो जो है कि उनको कैरियर में प्रोग्रेशन की जो है कि दिक्कत होती है। तो इसीलिए एग्जाम के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब हम अगली चीज पढ़ेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी परीक्षा प्रो के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड। परीक्षा प्रो क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपकी अच्छे से जो है कि तैयारी हो सके, मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम गेन कर सके। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा प्रो का ऐप है। परीक्षा प्रो ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे सारी और इस पे ही लाइव क्लासेज होंगी। iOS वालों का ऐप अभी तक बन नहीं पाया, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो नहीं बन पाया है, काम चल रहा है, बन जाएगा तो वो भी ऐप जो है उसके प्ले स्टोर पे डाल दिया जाएगा। तो जो लोग iOS वगैरह वाले हैं वो या तो कोई अपना दूसरा कोई एंड्रॉयड फोन है उस पे जा करके क्लासेज कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या है, परीक्षा प्रो की अपनी वेबसाइट है, वो इस पे जाकर के आराम से जो फैसिलिटी ऐप पे है वही फैसिलिटी वेबसाइट पे है, इससे क्लासेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो पूरी क्लासेज इसी परीक्षा प्रो ऐप और वेबसाइट पे होंगी। ठीक है, ये चीज है। अब जो है क्या क्या एक्चुअल में प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, पूरा इंटरेक्टिव क्लास होगी, जिसको जो डाउट होता है ऑन द स्पॉट जो है कि वो पूछ सकता है। यही लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड हो जाती है, उसी ऐप में रिकॉर्डेड क्लास में ये अपलोड हो जाती है। ठीक है, अब चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड हो गई तो इसको जितनी बार चाहिए मल्टीपल टाइम्स ऑफ व्यू कर सकते हो, जब जब आपको मन करे, या किसी की लाइव क्लास मिस हो गई, ठीक है, वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक बार क्लास हो गई तो दोबारा वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, वही लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी, आपके कोर्स के सेक्शन में, वहां जाकर के आपको जब टाइम मिले जितनी बार आपको देखना है वो देख सकते हैं। जो वीडियो है उसमें स्पीड मैनेजमेंट का पूरा ऑप्शन दिया गया है, किसी को स्पीड फास्ट करके देखनी है, स्लो करके देखनी है, जैसे देखनी है वो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल का भी दिया हुआ है, किसी को एचडी में देखना है, किसी को 720 पिक्सल में देखना है, कैसे भी देखना है वो सारा उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ वीडियो जो है वो डाउनलोड करने की भी फैसिलिटी, किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई मेट्रो से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, वो अपने ऐप में उसको डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करके भी उसको डेटा न होने पे या नेट ऑफ करके वो चीजों को देख सकता है। तो वीडियो को डाउनलोड करने की भी फैसिलिटी जो है कि दी गई है, ये लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो वीडियो के नीचे ही क्वेरी करने का भी ऑप्शन है, कमेंट करके आप डायरेक्टली वही उसी वीडियो के नीचे जो है कि आप क्वेरी कर सकते हैं और क्वेरी कर करके अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मान लीजिए जो लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए, वो नहीं पूछ पाए, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो वहां पे जाकर के वो नीचे क्वेरी कर देंगे, बाद में जो टीम के लोग उसको ओपन करेंगे तो वो उसका रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी फैसिलिटी वीडियो में दी गई है। अब आते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया कि क्लासेज के बारे में, वीडियोस के बारे में। स्टडी मटेरियल में जो है कि परीक्षा प्रो क्या प्रोवाइड करता है,
एक होता है स्टडी मटेरियल और दूसरा होगा रिवीजन मटेरियल। रिवीजन मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रिवीजन मटेरियल, ये जितना भी सिलेबस ऊपर आपको बताया गया है, हर एक जो है कि सब्जेक्ट का हैंड रिटन रिवीजन मटेरियल बनाया गया है और मेन बुक से बनाया गया है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। 1000 पेज की किताब को 50-60 पेज में हैंड रिटन बहुत अच्छा बनाया गया। आप ऐप पे विजिट करेंगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। हर एक चीज एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एकदम टू द पॉइंट, मतलब जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए प्लस एग्जाम में आपके सारे सवाल भी बन जाए, उतना मेहनत करके रिवीजन मटेरियल बनाया गया है। तो आपको वीडियो देखने के बाद केवल रिवीजन मटेरियल से आप रिवीजन कर लोगे, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। आप जब करेंगे तो आपको खुद इसका जो है कि समझ में आएगा। साथ ही साथ ऐप पे ही एमसीक्यू की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग अपने तैयारियों का असेसमेंट भी कर सकें कि उनकी जो तैयारी है वो कैसी है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू दी जाएगी, ठीक है। जैसे लीव रूल खत्म हुआ, लीव रूल की एमसीक्यू दे दी जाएगी, आप अपनी तैयारियों का असेसमेंट कर सकते हैं। एलटीसी खत्म हुआ, कंडक्ट रूल खत्म हुआ, कंडक्ट रूल का एमसीक्यू दे दिया जाएगा, ताकि जो है कि आप जो है कि पूरी उसका जो है कि अपना असेसमेंट कर सको। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिए हुए हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के, ये भी आंसर की के साथ जो है टॉपिक वाइज ये पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा ऐप पे। और आप जा करके, ताकि आपकी तैयारी हो जाए, तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल कर लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जो है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परीक्षा प्रो के यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। जैसे 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व है, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख करके आपको एक असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, तो पूरा का पूरा जो पूरा प्रैक्टिस करने के लिए पूरा एमसीक्यू का भी अरेंजमेंट किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कि सब के सब आपको जो है कि परीक्षा प्रो ऐप पे चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी जरूरी चीज होता है कि अगर किसी को डाउट हुआ, डाउट रिजॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ये सबसे जरूरी होता है। कोई भी जो है कि एप्लीकेंट है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई डाउट हो और वो इमीडिएटली डाउट अगर कोई सॉल्व कर दे तो उसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि डाउट होना स्वाभाविक है। डाउट होने का मतलब होता है कि आप चीजों को समझना चाह रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही, कुछ जगह जाकर के फंस रहे। हालांकि जो क्लासेज होंगी वो इतनी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ होती हैं कि बहुत कम डाउट बचता है। सच बता दिया जाए तो पिछले एक्सपीरियंस के साथ बताया जा रहा है कि बहुत कम लोगों की क्वेरीज होती है। 99% डाउट लाइव क्लास में ही आपके सॉल्व कर दिए जाते हैं। मान लीजिए कुछ डाउट बच भी गया तो फिर वो कैसे दूर किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, ऐप पे डाउट रेज करने का खुद ऑप्शन दिया हुआ है, उसका भी सहारा लिया जा सकता है। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है। जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। इस ग्रुप को टाइम टू टाइम ओपन करके लोगों के डाउट जो है कि कलेक्ट किए जाते हैं और उसको लाइव क्लास ले करके उनके डाउट जो है कि दूर किए जाते हैं। तो बीच बीच में लाइव क्लास के जरिए भी डाउट सेशन का जो है कि क्लास रखा जाता है, ताकि लोगों के जो भी डाउट हैं वो जो है कि उस पे जो है कि जा करके इसको दूर किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है। तो जो मोबाइल नंबर है 8199900765, अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, इस पे व्हाट्सएप कर देंगे तो उनको उसकी डाउट की इमीडिएटली रिप्लाई टीम के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। तो कोई डाउट बचे ना माइंड में, इसकी पूरी कोशिश की जाती है,
ताकि डाउट अगर आपके माइंड में रह गया तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जो है कि डाउट जो है कि ना रहने पाए। ठीक है, तो मैक्सिमम डाउट आप अपने लाइव क्लासेज में क्लियर कीजिए। बच गए ऐप पे वीडियो देख रहे हैं, वहां कमेंट कर दीजिए, वहां रिप्लाई कर दिया जाएगा। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कि वीकली बेसिस पे वो ओपन किया जाता है, उसको वहां पे डाउट्स रख दीजिए। लाइव क्लास लेकर के डाउट सेशन दूर कर दिया जाता है। अगर इमीडिएटली आप चाह रहे हैं कि नहीं अभी मेरे डाउट का मुझे जवाब मिल जाए, तो ये जो नंबर है इस पे आप क्वेश्चन रेज कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था भी परीक्षा प्रो की टीम के द्वारा किया जाता है। अब हम सब और इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं कि आखिर कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी या अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्जाम का। ये सबसे जरूरी है। जिसकी प्लानिंग अच्छे से बन गई और उस प्लानिंग पे वो अच्छे से काम कर दिया, उसको सिलेक्शन होने में दिक्कत एकदम नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी। पहला काम आपको यही करना है कि लाइव क्लास जरूर देखिए। कोशिश करिए कि रात को 9 बजे का टाइम इसीलिए रखा गया है कि मैक्सिमम लोग ऑफिस से घर पहुंच जाए, पहुंच करके थोड़ा रेस्ट कर लें और 9 बजे के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें। पहली कोशिश ये करिए कि लाइव क्लास जरूर अटेंड करिए डेली। ठीक है, ये जो लाइव क्लास है वो 1 घंटे का होता है, बहुत लंबा नहीं होता है क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। 1 घंटे की क्लास डेली होती है। यही क्लास मैंने बताया कि बाद में आपके जो ऐप पे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और वीडियो देख करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। पूरा सर्विस रूल कॉन्सेप्चुअल है। लोगों को लगता है बहुत बोरिंग है, कैसे याद होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना कॉन्सेप्चुअल और कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि सारे सर्विस रूल आप ही लोगों के लिए बने हुए हैं। आप जब जान जाओगे तो केवल एग्जाम ही नहीं पास करोगे, बल्कि पूरी सर्विस आपको रूल के नाम पे कोई ठग नहीं सकता है। नॉलेज से बड़ी कोई पावर नहीं होती है। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो आपका ऑफिस का काम भी इंप्रूव हो जाएगा, फाइलों में आपसे गलतियां नहीं होंगी, प्लस आपकी सर्विस में बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए सबसे पहली चीज जो करना है आपको, लाइव क्लास अटेंड कीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कोई डाउट हो तुरंत क्वेश्चन करके पूछ लीजिए ताकि एकदम पूरी की तरह आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या करना है, जो मैंने बताया कि रिवीजन नोट जो आपको दिया जाएगा। लाइव क्लास में जो भी चीज पढ़ाई जाएगी सब कुछ आपके रिवीजन नोट में होगा। आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने हैं, किसी को नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल ध्यान से आपको क्लास देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको रिवीजन नोट अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको उस वीडियो देखने के बाद सब समझ में आ गया, उसके बाद इस रिवीजन नोट की 2 से 3 बार आपको स्टडी कर लेनी है। बहुत फास्ट स्टडी होगा। देखेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप 2-2 घंटे में आप देखोगे कि अच्छा खासा आपने कवर कर लिया। ठीक है, जब रिवीजन नोट से आप 2-3 बार स्टडी कर लोगे, रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करिए, उसी जैसे मान लीजिए लीव रूल हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले लीव रूल का अच्छे से वीडियो देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद लीव रूल का ही जो रिवीजन नोट है उसको 2 से 3 बार पढ़ डालिए। इससे क्या होगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएगी। उसके बाद ऐप पे ही देखेंगे तो लीव रूल के एमसीक्यू अपलोड मिलेंगे। आप यहां जाकर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। जब एमसीक्यू लगाएंगे तो कुछ सवाल आपके सही भी होंगे, कुछ सवाल गलत भी होंगे। ठीक है, जो सही हो गया इसका मतलब आपको वो चीज याद भी है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। कोई भी सवाल जब गलत होता है तो 2 वजह से गलत होता है। एक, लैक ऑफ नॉलेज, कि मुझे वो चीज पता ही नहीं,
या दूसरा वो चीज मुझे पता है लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझ नहीं पाया या सही से नहीं पढ़ पाया। जब भी कोई भी क्वेश्चन गलत हो आपका, तो आपको सबसे पहले यही अपने आप से पूछना चाहिए कि ये क्यों गलत हुआ? क्या मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है इस वजह से गलत हुआ, या मैं जानता था क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा नहीं इस वजह से गलत हुआ? अगर आपने देख लिया कि नहीं नॉलेज की कमी की वजह से ये हुआ, तुरंत नोट्स उठाइए अपना या वीडियो उठाइए, जहां पे भी आपको लगे कि नहीं मैं वीडियो फिर से देखूंगा, या कि वीडियो देख लीजिए, या आपको लगे कि नहीं मेरा काम मेरे नोट्स से हो जाएगा, जा करके उस चीज को तुरंत फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप भूल गए थे। मिलेगा सब कुछ आपको वीडियो और नोट्स में। अगर आपको चीज पता है और क्वेश्चन को सही से नहीं जो है कि आपने रीड किया था, तुरंत उस चीज को पकड़िए कि आप पढ़ने में कहाँ गलती किए थे, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे वो गलती ना होने पाए। ठीक है, इतना कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका रिवीजन आपने कर लिया, आपने एमसीक्यू कर लिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस बार बार जो है इसी रिवीजन नोट से उसका रिवीजन करते रहना। आगे रिवीजन की स्ट्रेटजी, जब और आगे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, एग्जाम करीब आएगा, तो रिवीजन कैसे किया जाता है वो मैं पूरा बताऊंगा, ताकि जो है कि आप कम टाइम में जो है अच्छे से जो है कि आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में रिवीजन ही सब कुछ है। जिन्होंने रिवीजन का प्लान अच्छे से बना लिया, उनको कोई रोक ही नहीं सकता इस एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक से वो पास होंगे। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, एमसीक्यू लगाने पे ज्यादा टाइम लगा और रिवीजन का टाइम घटा देते हैं। मेरा सजेशन हमेशा रहा है, रिवीजन का टाइम हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एमसीक्यू का टाइम कम हो। आपके पास टाइम नहीं है, एमसीक्यू मत लगाइए, एक बार लगा लीजिए, लेकिन रिवीजन बार बार, रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ने का जो अप्रोच उठाना है यही है। सबसे पहले आपको वीडियो देखने हैं अच्छे से, उसके बाद रिवीजन नोट से जाके 2-3 बार रिवीजन करना है, फिर आपको एमसीक्यू लगाना है, अपनी कमियों को पता करना है। ठीक है, और उसके बाद इतना होने के बाद दोबारा आपको वीडियो तभी देखना है जब आपको कोई पॉइंट क्लियर करना हो। ठीक है, वरना बार बार इसी रिवीजन नोट से आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपका एक एक पॉइंट एकदम देखेंगे लेयर बाय लेयर क्लियर हो जाएगा। कोई कुछ भी पूछ ले, सवाल कैसे भी बने, आपसे एक भी सवाल जो है कि आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरा अप्रोच है, इसी अप्रोच से लोगों को सफलता मिलती है। लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे ही ये अप्रोच आपको बताए गए हैं। जैसे लोगों ने टॉप किया है, सिलेक्शन लिया है, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी शेयर की, उसके आधार पे आपको गाइड किया जा रहा है। ठीक है, और इसको फॉलो करेंगे, आप देखिएगा क्लासेस शुरू होंगी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अपना असेसमेंट कीजिएगा, अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर ले रहे हैं, और अपने आप आपको जो है कि रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, ये चीज। अब सबसे लास्ट बात, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी। क्यों? क्योंकि सारे लोग सर्विंग एम्प्लॉय हैं, सारे लोग फैमिली वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। ठीक है, टाइम कहां से निकाला जाए? टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, मैंने कहा ना कि ये एग्जाम चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, और जब हम किसी चीज को कोई भी इंसान सीरियसली ले लेता है ना, तो टाइम अपने आप निकल जाता है। सबसे पहली कोशिश ये करिए कि टाइम ज्यादा से ज्यादा ऑफिस के टाइम को स्पेयर कीजिए। घर पे ज्यादा टाइम मिलना मुश्किल है शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में ज्यादा से ज्यादा ऑफिस के टाइम को यूज करिए। ठीक है, ऑफिस के टाइम में क्या यूज कर सकते हैं? जैसे लंच टाइम, अगर आप लंच करते हो, 1-1.5 घंटे लंच करते हो, घूमते फिरते हो, 10 मिनट 15 मिनट में लंच कीजिए और पूरे टाइम को पढ़ाई में लगा दीजिए। दूसरा, टी टाइम, बहुत सारे लोगों को चाय पीने का बड़ा शौक होता है, आधे आधे घंटे तक वो चाय पीने ही चले जाते हैं, ये टाइम पूरा बचा लीजिए। ऑफिस का जो काम है, उस काम को फास्ट तरीके से करिए, काम करके उसमें से भी टाइम बचाइए।
ठीक है? और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर से ऑफिस की दूरी बहुत लंबी है। 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे जो है कि वो केवल रास्ते में आने-जाने में जो है कि खर्च करते हैं। उस ट्रैवलिंग टाइम को भी आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। लोग सबसे ज़्यादा इस टाइम को यूज़ करते हैं। कोई लोकल ट्रेन से आ रहा है, ट्रेन का पूरा टाइम वो पढ़ाई में यूज़ कर लेता है। कोई मेट्रो से आ रहा है, मेट्रो में पूरा टाइम वो पढ़ते हुए आता है। कोई कार से आ रहा है, लगा ले रहा है वीडियो अपने कार में, वहाँ सुनते हुए आ रहा है। ठीक है? ये सारा टाइम सबसे पहले आप यूज़ करिए और आप देखिएगा कि ये सारा टाइम तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो आप इन्हीं चीज़ों में से निकाल लोगे। ठीक है? बस सीरियस होने की ज़रूरत है, टाइम बचाने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि घर का टाइम कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है? वो आपकी अपनी प्लानिंग होगी, लेकिन घर पे भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बच्चे सो जाएँ तब पढ़िए, लेट नाइट पढ़िए, अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, सैटरडे संडे में जब छुट्टी रहती है उस दिन ज़्यादा पढ़िए, बाकी दिनों में कम पढ़ाई हो, ठीक है? बीच में छुट्टियाँ मिल जाए उसको मैक्सिमम स्टडी कीजिए, इस तरीके से प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़। इनिशियली शुरुआत में जो हम 10 अप्रैल से चीज़ें शुरू करेंगे, वहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करिए, लाइव क्लास ज़रूर कीजिए। 1 घंटे, सवा घंटे आपके टाइम लगेंगे रात को वो। लाइव क्लास आपका मिस हो गया तो रिकॉर्डेड क्लास अगले दिन या तो रात में ही या सुबह में रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर देख लीजिए। ऑफ़िस का टाइम निकाल लीजिए, रास्ते में कहीं पे भी डेली का जो क्लास है वो डेली खत्म कीजिए। ठीक है? क्लास एक भी दिन का मिस मत कीजिए और उसके बाद कोशिश करके मैंने बताया ना वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत रिवीजन मटेरियल से स्टडी कर लेना है। ठीक है? तो उसके बाद आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे भी हैं, आपके पास पीडीएफ है, उसको निकाल करके तुरंत आपको 15-20 मिनट लगेगा। एक क्लास में जितना पढ़ाया जाता है, उसको रिवीजन करने में 15 मिनट लगते हैं। तो डेली आप इनिशियली केवल 2 घंटे आपके खर्च होंगे और 2 घंटे में आपकी स्मूथली पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है? इस 2 घंटे में आपका क्लास भी कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन भी कवर हो जाएगा। तो मिनिमम 2 घंटे से शुरुआत कीजिए। 2 घंटे में एक पूरा जो 1 सवा घंटे आपके लाइव क्लास या वीडियो देखने में जाएँगे, घर पे जाएँगे, बचा हुआ जो टाइम है उसको ऑफिस में एडजस्ट कीजिए। ठीक है? महीना 2 महीना चीज़ों को इसी तरीके से चलने दीजिए। उसके बाद जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस धीरे-धीरे जब कवर हो जाएगा, तो फिर वहाँ प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, पढ़ाई का आवर बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बारे में मैं एक वीडियो बना करके पूरा फिर प्लानिंग बताऊँगा कि अब इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, इस तरीके से नई चीज़ों को पढ़ना है, ताकि जो है कि आपको चीज़ें पूरे अच्छे से पैरेलली चलता रहे। क्योंकि जो नया पढ़ते जाएँगे ठीक है, पुराना जो पढ़ चुके हैं उसको याद रखना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं पूरा सिलेबस खत्म कर ले तो रिवीजन करें, तब तक पता लगा पुराना पढ़ा हुआ पूरा दिमाग से भी आउट हो गया। इसीलिए क्या किया जाता है कि एक प्लानिंग बताई जाती है, जिससे कि पुराना जो पढ़े हुए हैं वो भी हमेशा याद रहे और नया जो पढ़ते जा रहे हैं वो भी याद रहे। ठीक है? तो वो सारा रिवीजन का पूरा प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप उस तरीके से करेंगे, आपको बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएँ। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा पॉइंट था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं किया हूँ, फिर भी कोई भी चीज़ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहाँ आपको रिप्लाई दे दी जाएगी। ठीक है? तो 10 अप्रैल से क्लासेस शुरू है, जल्द से जल्द जा करके अपना बैच जॉइन कर लीजिए ताकि 10 अप्रैल को जो पहली क्लास हो, वो मिस ना हो। ठीक है? जो क्लासेज हो वो मिस ना होने पाए इसलिए जल्दी से जल्दी अपना जो है कि बैच जा करके जॉइन कर लीजिए। परीक्षा प्रो ऐप पे बैच क्रिएटेड है, आप जाएँगे वहाँ चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है? कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे 8199900765 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो यही सारी बातें थी, कोई और आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है? ओके, बाय।